मैं अब दावत कलाम देता हूँ आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, IPS रिटायर्ड, मुशीर ख़ास हुकूमत तेलंगाना। खान साहब तशरीफ़ लाइए। मुअज़्ज़िज़ हज़रात और ख़वातीन, आदाब। पहले मैं जैसे सज्जा साहब ज़िक्र करे, वेंकट स्वामी साहब की ज़िक्र मैं भी करना चाहूँगा। मैं अभी जीतेश साहब से बता रहा था, देखिए सिर्फ़ ये उर्दू में अपनी तकरीर नहीं कर रहे हैं, जो शाये करके लाए हैं वो भी उर्दू ज़बान में है। उसी टाइम पर मेरे जहन में एक बात आ रही थी, जब मैं हैदराबाद में कमिश्नर था या DGP की हैसियत से काम कर रहा था, बहुत सारे न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग देखते थे, जो उर्दू न्यूज़पेपर्स के नुमाइंदे जो आते थे, उन्होंने भी तेलुगु में या अंग्रेज़ी में लिख के लेके जाते थे। ज़बान तो उर्दू होती थी, वो स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट अंग्रेज़ी या तेलुगु में लिख के लेके जाते थे। वैसे माहौल में आज वो अपनी तकरीर उर्दू में लिखकर उर्दू में जो डिलीवर करे, इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छा मिसाल है हम सब के लिए। चंद दिन पहले तसव्वुर करना भी मुश्किल था कि आज का ये प्रोग्राम होगा इधर। रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले मैं अनिल साहब के पास गया था। कोई खुशी का मौका नहीं था, उनके वालिदा मोहतरम उनका इंतकाल हुआ था, पुरसा देने के लिए गया था। उससे पहले 10-15 दिन पहले जब मेरे पास आए थे, ये मुतालबा लेकर के आज का ये प्रोग्राम दिन भर का होना चाहिए और इसमें शाम गज़ल के साथ साथ सिम्पोजियम भी होना है, मुशायरा भी होना है, ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। जब तो तय हुआ था फरवरी 11 का डेट, मगर बाद में मेरे दिल में ये शक था कि शायद और पीछे हट सकता है। मगर मैं उनका हौसला और उनका जो डिटर्मिनेशन है, पैशन है, इसका मैं दाद देता हूँ कि आज जो डेट मुकर्रर हुआ था उसी दिन ये प्रोग्राम यहाँ पर रखे हैं। गम में हैं, फिर भी जो प्रोग्राम ओरिजिनल शेड्यूल में जो बनाए थे उसके मुताबिक आज ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। और दूसरी बात यह है, जहाँ हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये 1000 साल की तारीख़ है क़िला दोमकोंडा संस्थान का। यहाँ पर यूनेस्को का जो रिकग्निशन मिला है, उसके पीछे जो काम हुआ है अनिल साहब और उनके फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, इन सब के ज़रिए से, उसके लिए भी इसलिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए कि हैदराबाद में हम लोग बहुत सारे इमारत ऐसे हैं जिसको रेस्टोर कर रहे हैं, चाहे तारीख़ी मक्का मस्जिद है या कुतुब शाही टूम्स पे कुछ काम हो रहा है, और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हो रहा है। मगर वहाँ और यहाँ में एक फ़र्क है, वहाँ पर रियासती रिसोर्सेस, स्टेट रिसोर्सेस के साथ हम जैसे सरकारी ओहदेदार जो हैं सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी यहाँ जो काम हुआ है, इस ज़ाती तौर पर एक फैमिली जज्बे के साथ जो रेस्टोरेशन काम करे हैं, और सबसे पहले वहाँ जो रिकग्निशन मिला है यूनेस्को से, उससे पहले यहाँ पर मिला है। इसके लिए अनिल साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरे ऐसे मुकाम जो हैं और भी संस्थान हैं तेलंगाना में, दक्कन में, वहाँ भी ऐसा काम होने के लिए एक रास्ता आप जो बताए हैं, एक इंस्पिरेशन जो प्रोवाइड करे हैं आप, इसके लिए भी हम सब आपके शुक्रमंद हैं। और एक बात भी है, इधर हेरिटेज की बात, अब एक हम लोग 1 घंटा बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे काफ़ी बातों पर, उसमें ये बात भी हुई है, क्या तहज़ीब या हेरिटेज सिर्फ बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर यहीं तक लिमिट होता है या इसके आगे जाता है? यूनेस्को के डेफिनेशन में भी है ये कि हेरिटेज सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, उसका दूसरा पहलू भी है, इनविजिबल हेरिटेज,
जो अदब, ज़बान, तहज़ीब जो होती है, ये भी इसमें शुमार होता है। उसके लिए आज का प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। और इसके लिए जो इंस्पिरेशन है, राजा राजेश्वर साहब असगर, उनके जो कारनामे हैं उनके ज़माने में, कुछ हद तक शाहिद साहब, सज्जा साहब हमारे सामने रखे हैं। वहाँ से लेते हुए अब ये काम आज जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आइंदा भी ये काम यहाँ पर होता रहेगा। सिर्फ उर्दू ज़बान, उर्दू अदब के लिए नहीं है, पर्शियन यानी कि फ़ारसी, अरबिक, संस्कृत, ऐसे सारे ज़बानों के लिए ये एक अच्छा मौका है सब में तालमेल लाने के लिए। जो डिक्शनरी की बात हुई है 4 ज़बानों के दरमियान, हमेशा डिक्शनरीज हम लोग देखते हैं सिर्फ 2 ज़बान में होते हैं, एक ज़बान से दूसरे ज़बान में तर्जुमा होता है। यहाँ पर अगर 4 ज़बान एक डिक्शनरी में आए हैं तो मेरी भी दिलचस्पी बढ़ रही है कि देखना है किताब, और इसको आवाम तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। 4 लैंग्वेजेस एक साथ में डिक्शनरी में लाना ये मामूली बात नहीं है। ये करने के लिए आपको कम से कम 4 ज़बान में माहिर होना ज़रूरी होता है। जैसे 125 से 150 बात जो शाये करे हैं राजा राजेश्वर साहब, उसकी बात हो रही थी। अगर इन किताबों में रामायण, महाभारत जैसे आला तरीन किताब भी हैं जो दूसरे ज़बानों में, जो इससे पहले नहीं थे वो ज़बानों में, वहाँ तक अगर ट्रांसलेशन हुआ है इनका, इसमें 2 चीज़ ज़रूरी होते हैं, 2 चीज़ अहम होते हैं। सबसे पहले वो उनका जो फ़लसफ़ा था, एक फ़िलासफ़िकल बेंट ऑफ माइंड, क्योंकि जब ये ऐसी किताब हम लोग पढ़ते हैं, ये सिर्फ लैंग्वेज या अदब के तरीक़े से नहीं पढ़ते हैं हम लोग, इसमें जो उसका सोल होता है, उसकी रूह होती है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि राजा राजेश्वर साहब में वो बात थी इन किताबों को समझने की, उसमें जो फ़लसफ़ा है उसको अपने में इंटरनलाइज करने की। उसके बाद में तर्जुमा की बात होती है। तर्जुमा अगर फ़ारसी में हुआ है या उर्दू में हुआ है, संस्कृत से, हर ज़बान से वाकिफ़ होना ज़रूरी होता है। तर्जुमा की अहमियत देखिए आप, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जब क़ायम हुई, इसमें बहुत सारे शोबे थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, और 2 डिपार्टमेंट बहुत अहम थे, बहुत अहमियत रखते थे 2 डिपार्टमेंट्स। एक दारतुल तर्जुमा, दूसरा दारतुल मारिफ़। दारतुल मारिफ़ वैसे आज भी बरकरार है, मगर दारतुल तर्जुमा का ख़ात्मा तो हुआ है जब साइंस, फ़िलासफ़ी, ह्यूमैनिटीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स के किताब दुनिया भर में जो अच्छे हासिल थे, लेटेस्ट बुक्स, इनका तर्जुमा हुआ था उर्दू में। जो प्रोफेसर्स इनको तर्जुमा करे थे वो सिर्फ मुल्क भर से नहीं, आलम भर से लाए गए थे। उनके जो सैलरीज़ थे किसी साइंस के या मेडिकल प्रोफेसर से कम नहीं थे, हालांकि उनसे ज़्यादा था, क्योंकि ज़बान में जब तक माहिर नहीं होंगे आप, ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ इस बात की अहमियत भी हम देख सकते हैं। राजा राजेश्वर साहब के जो वर्क्स हैं, इसमें 5-6 ज़बान तो अच्छी तरह से जाना ज़रूरी था इनको अगर ये काम करना है। उर्दू, तेलुगु, संस्कृत, फ़ारसी, अरबिक, मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ी भी जानते होंगे अच्छी तरह से। इन सब ज़बानों से वाकिफ़ होना, उस ज़माने में ना जब इंटरनेट था, ना कोई इतने बड़े पैमाने पर किताब या नॉलेज अवेलेबल था खुलेआम, तो ये जो कोशिशें करे होंगे, कितने दानेश्वर थे और इंटेलेक्चुअल बेसिस क्या था इनका, ये समझने में भी हमें मददगार साबित होता है। ये ज़बानों में भी एक प्रॉब्लम है। अभी हम लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, हमारे पास एक नौजवान टीचर जो है भुवनगिर से, उन्होंने भी आए थे। मैं उनसे पूछ रहा था कौन से ज़बान में लिखे हैं। वो जो किताब दिए मैं, संस्कृत में भी है, उर्दू में भी है, संस्कृत उर्दू में ट्रांसलेशन। ये ज़बानों के दरमियान जो है टक्कर, जो तनाव का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कि हम लोग ले जाके संस्कृत को हिंदुज़म से जोड़ देते हैं
और उर्दू को ले जाकर इस्लाम से या मुसलमानों से जोड़ देते हैं। इससे नुकसान समाज का तो हो रहा ही है, ये ज़बानों का भी नुकसान होता है, ज़बानों का भी नुकसान होता है। इतनी अच्छे गज़ल, शेर, शायरी सिर्फ उर्दू में ही हो सकती है। अगर दूसरे मज़हब के जो लोग होते हैं उर्दू ज़बान से महरूम रह गए तो ये अच्छे लिटरेरी फॉर्म जो हैं इससे भी महरूम रह जाएंगे। और जो संस्कृत में इतना सेक्युलर लिटरेचर है, इतना नॉलेज है, अगर दूसरे कौम के जो हैं, जो हिंदूस नहीं हैं, वो अगर ये ज़बान को नहीं सीखे तो इससे भी महरूम रह जाएंगे। ऐसा समाज में बहुत ही नुकसान का एक माहौल बनता है। इसलिए हम लोग हमेशा ज़बान को मज़हब से अलग करके देखना ज़रूरी है। और जितने लैंग्वेजेस हैं उतने लैंग्वेज सीखने से ये समाज में भी तरक्की आ सकती है। हमारा जो सोचने का तरीक़ा है उसमें भी बहुत सारा चेंज आ सकता है। तो ऐसे उम्दा ख़यालात राजेश्वरराव साहब में थे, उसी को साथ में लेकर इतने ट्रांसलेशंस कर पाए हैं, इतने ओरिजिनल बुक्स भी लिखे हैं 125 से 150 तक। जहाँ तक इनको छापने की और आम करने की बात हुई है, इंशाअल्लाह ज़रूर मैं मेरे से जो हो सकता है हुकूमत तेलंगाना की तरफ से हो सकता है, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना की सोच भी यही है। जब नया रियासत बना है तेलंगाना रियासत, जो जितने भी कल्चरल फॉर्म्स हैं, जितना भी तेलंगाना का पास्ट है, तारीख़ है, इस सब को आगे लाना और उसको और मजबूत और बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सोच के साथ ये हुकूमत काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग ये किताबें छाप भी सकते हैं। वैसे मेरे तरफ से मैं एक ज़ाती वादा भी कर सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं एक स्कूल सोसाइटी का सदर भी हूँ। जो 204 स्कूल्स हैं हमारे पास, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये स्कूल्स के लाइब्रेरीज़ में भी हमें किताब ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, 10th स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ हैं, जो तेलुगु भी पढ़ते हैं, दूसरे और ज़बान भी सीखते हैं, वहाँ तक भी ले जा सकते हैं इनको, और इनको एक किताबों को आम कर सकते हैं। तो ऐसा एक अच्छा काम सिर्फ दोमकोंडा तक ही सीमित नहीं होना है, तेलंगाना और उसके आगे भी जाना है। अब रही बात कराची के लाइब्रेरी में जो किताब हैं और जो मुल्क के बाहर गए हैं उनको किस तरह से लाना है, इसमें तो मैं कुछ वादा नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसकी ये बात हुई है। तो अब देखिए, अब अगर इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में अब जानना है तो ब्रिटिश म्यूज़ियम को जाना पड़ता है आपको, या लूव्र म्यूज़ियम फ्रांस में जाना पड़ता है। ये एक बार चीज़ वहाँ पर चले गई, वहाँ उसकी अहमियत वो लोग जान गए, वहाँ पर रखे, तो फिर उसको हासिल करके यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल होता है। मगर जो है हमारे पास, यानी कि वहाँ से कॉपीज़ भी ला सकते हैं, ज़ेरॉक्स कॉपीज़ हो, फोटोस्टैट हो, डिजिटलाइज करके ला सकते हैं। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स है हमारे पास, इसमें भी मैं समझता हूँ कि आप जाके कुछ छानबीन करे होंगे। उधर 5 लाख से ज़्यादा दस्तावेज़ पड़े हुए हैं उधर, जिनको डिजिटाइज करना है। और इसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन के दफ्तरी दस्तावेज़ों के साथ साथ लिटरेरी फॉर्म से बहुत सारे हैं वहाँ पर। अगर इसमें कोई है स्टेट आर्काइव्स में, उसको ज़रूर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और उसको आम कर सकते हैं। तो हुकूमत की तरफ से इतना काम तो हो सकता है। तो इन ख्यालात के साथ फिर एक बार यहाँ मैं और तफसील से आना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जो खिलागुल इसमें आपके दोमकोंडा में जो कुछ भी नहीं देख पाए हम लोग, सिर्फ ये हाल के अलावा। तो कभी आएंगे फिर फुर्सत से यहाँ पर ये सब देख के जाएंगे। आज अगर हो सकता तो आज दोपहर और शाम में भी मैं यहाँ पर रह सकता था, क्योंकि मुशायरा है, शाम गज़ल है, सिम्पोजियम है, मगर कोई ज़ाती काम है, अनिल साहब जानते हैं, क्योंकि दोपहर में मुझे फिर हैदराबाद पहुंचना है। फिर एक बार और बार ऐसे प्रोग्राम सब रखते रहिए। हम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हद तक सरपरस्ती भी होगी आपकी, साथ ही साथ हम लोग शामिल होना भी हमारी खुशकिस्मती समझेंगे कि यहाँ पर आएंगे, आपके दरमियान रहेंगे। इस बात के साथ फिर एक बार मुझे आज के प्रोग्राम में हिस्सा देने के लिए
आपके दरमियान बुलाने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार आने का वादा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।